बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मंडे को अमेरिका में जब मार्केट खुलेगी और जब दोबारा पूरी दुनिया बैठेगी, शेयर ऊपर नीचे होंगे, तो पता चलेगा कि दुनिया कहाँ खड़ी है, स्टॉक मार्केट कहाँ खड़ी है। ये आपको पता चलेगा मंडे को, और इसको मसनूई तौर पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। ये अमेरिका की मार्केट है, तो अब मंडे वाले दिन ये पता चलेगा। आलमी सतह पे तेल की कीमतें कहाँ पे जाएंगी, ये भी आपको पता चलेगा। तो इसको जल्दी कंक्लूड करना है अमेरिका ने। उसको बहुत प्रॉब्लम है कि ये रिजीम चेंज अगर करना है तो ये चंद दिन के अंदर अंदर उन्हें करना है। ज़्यादा टाइम उनके पास नहीं है। ज़्यादा टाइम लगेगा तो बाकी ममालिक बीच में आएंगे। रशिया और चाइना पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन गोल बोल दिया। आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। तो अमेरिका को फौरी तौर पर करना पड़ेगा जो भी करना है, वो उसमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं सकता। तो उनको जल्दी अपने अहदाफ हासिल करने, और वो दिखाई नहीं दे रहा। ईरान को सिर्फ सब्र करना है और रिटेलिएट करते रहना है। अगर ईरान ये टाइम गुजार गया और दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए तो फिर ईरान की पोजीशन कुछ और हो, वैसी नहीं होगी जैसी इस वक्त। इनकी पोजीशन फिर बदल जाएगी, क्योंकि जंग के बाद जो है सूरत हाल कुछ और होती है। फिर बहुत सारे और फरीकैन भी बीच में बैठ जाते हैं, तो ईरान एक विक्टिम के तौर पर भी सामने आ सकता है। दूसरा हदफ जो अमेरिका का है वो ईरान की दिफाई सलाहियत, खास तौर पर जो उनकी मिसाइल की सलाहियत है, उसको ख़त्म करना। अब चाहे वो किसी भी तरीके से करें, उनको तबाह करें, ईरान के साथ मुज़ाकरात करके करें या कुछ भी करके करें, उन्हें यह ख़त्म करना है। अब ये अहदाफ कैसे हासिल किए जा सकते हैं? ईरान अब कभी भी अपने हथियारों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही उसकी लाइफ लाइन है। ईरान को ये समझ आ गई है कि अगर ये मिसाइल भी उसके पास ना होते तो वो किसी को भी जवाब ना दे सकता। तो खित्ते के ममालिक के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। पूरे खित्ते को आग के अंदर झोंक दिया गया है, और ना ही ईरान के लिए अच्छी खबर है। और अमेरिका को ये जो कुछ भी करना है वो बहुत तेज़ी से और जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और जंग के अंदर आपको पता है सही खबरें आ नहीं रही होती, तो हम कोई भी बात जो आपको करेंगे, ख़ास तौर पे बड़े वाक़यात के हवाले से, बड़ी शख्सियात के हवाले से, उनकी तस्दीक जब तक सरकारी सतह पे नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। यानी अगर ईरान के अंदर कोई बहुत बड़ी शख्सियत शहीद हो गई है तो फिर ईरान उसकी कन्फर्मेशन करेगा तो आपको पता चलेगा। और ईरान इतनी जल्दी करेगा नहीं, वो जब तक के मुतबादिल बंदोबस्त नहीं करेगा तब तक वो कोई कंफर्मेशन नहीं देगा, ऐसा दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि आयतुल्लाह ख़मीनी के कुछ अजीज़, उनके एक बेटे के बारे में इत्तला आई, उनकी बहू के बारे में इत्तला आई, उनके एक दामाद के बारे में इत्तला आई कि वो शहीद हो गए, और जब कंपाउंड के ऊपर अटैक किया गया इसराइल और अमेरिका की जानिब से। नाज़रीन, थोड़ा सा पाकिस्तान की जानिब आएँ तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कुछ ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने बताया जी उनकी बात हुई अमीर कतर से, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब से, शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान यूएई के जो सरबराह हैं, हुक्मरान हैं, उनसे भी बात हुई है। तो शहबाज शरीफ साहब ने इनका नाम लिया, इनसे बात की, लेकिन ईरान के हुक्मरानों से शहबाज शरीफ साहब ने बात नहीं की। नंबर एक। नंबर दो, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहीं पे भी अमेरिका का नाम नहीं लिया। ये जंग अमेरिका ने शुरू की है। एक जगह पर उन्होंने इसराइल का नाम लिया, और उन्होंने ईरान की भी मजम्मत की कि ईरान ने खलीजी ममालिक के ऊपर क्यों मिसाइल दागे जहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद थे। तो ये तो ऑब्वियस था, जहाँ पे अमरीकी अड्डे होंगे वो वहीं पे जवाब देंगे। यानी अगर दो घर आमने सामने हैं, मेरे घर के ऊपर कोई पत्थर फेंकता है सामने वाले घर से, और वो उनके घर के अंदर आया हुआ बंदा, तो सामने वाले से मेरे जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात हों, मैं उसको दो बातें ही कह सकता हूँ, या तो इसको बाहर निकालो, तो या मुझे इजाज़त दो मैं इसको मारूँ। यानी मेरे पास तो तीसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है ना, या तो इसको बाहर निकाल लें तो या मैं इसको मारूँगा। तो वो ये वाली सूरत हाल बनी हुई, मैं सादा करके आपको समझा दिया। अब यहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक तो ईरानी क़यादत से बातचीत नहीं की, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही अमेरिका के बारे में उन्होंने कुछ लिखा। और अमरीकी सदर को शहबाज शरीफ साहब सेवियर कहते हैं जनूबी एशिया का। इसके ऊपर भी मैंने एक सर्वे करवाया। ये नाज़रीन ज़रा सर्वे आप देखें, आप सर्वे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी कैसे सोचते हैं और शहबाज शरीफ कैसे सोचते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा था, पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा उसके ऊपर हमने एक सवाल करवाया अवामी सर्वे। डोनाल्ड ट्रंप जनूबी एशिया का मुहाफ़िज़ है, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। क्या आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के इस दावे को दुरुस्त समझते हैं? हाँ के लिए या यस के लिए 1 लिखें, और नहीं के लिए या नो के लिए 2 लिखें। तो पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर वोटिंग की, और इसमें जो वाज़े जवाब आए वो 87.3% है, और जिन लोगों ने खाली बहस की वो 12.7% है। अब आ जाए जिन लोगों ने वाज़े जवाब दिए उनकी परसेंटेज क्या है। 98.2%, यानी 98.2% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ का बयान गलत है, यानी डोनाल्ड ट्रंप जनूबी एशिया का मुहाफ़िज़ नहीं है, सेवियर नहीं है।
और 1.8% लोग शहबाज शरीफ के इस दावे के हामी हैं और वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जनूबी एशिया का मुहाफिज है। 2% से भी कम लोग शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं और 98.2% लोग पाकिस्तानी शहबाज शरीफ के बयान के खिलाफ खड़े हैं। ये है नादरीन सूरत हाल। अब दुनिया के ऊपर असरात क्या होने जा रहे हैं देखें। इस पे ईरान ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, हालांकि पाकिस्तान ने गोल मोल स्टेटमेंट दिया, अक़वाम मुत्तहिदा में भी नाम नहीं लिया पाकिस्तान ने, इसराइल का, अमेरिका का, और बगैर नाम लिए पाकिस्तान ने मजम्मतें की हैं। ईरान के ऊपर अटैक की भी और खलीजी ममालिक के ऊपर अटैक की भी मजम्मतें की हैं, लेकिन पाकिस्तान ने खुलकर वो स्टेटमेंट उस तरह से नहीं दिया। जितने भी तज्जियाकार हैं उन सबका ये मानना है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आएगी और पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाएगा। देखें ना, ईरान के अंदर अगर नया रजीम आ जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बढ़ जाएगा। फिर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के पहले ही हालात ख़राब हैं, इंडिया के साथ भी पाकिस्तान का बॉर्डर गर्म रहता है, तो पाकिस्तान पे हर तरफ से एक दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान को दबाया जाएगा। और मुसलमान मुल्कों के ना 2 मसले होते हैं सिर्फ हमेशा से, ये बात आप पल्ले बांध लें। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमान मुल्कों के लिए मसाइल बन जाती हैं। नंबर 1, उनके वसाइल, जितने ज़्यादा किसी मुसलमान मुल्क के पास वसाइल होते हैं वो फिर दूसरों की नज़र होती है कि ये वसाइल हमें मिलने चाहिए। जैसा कि इराक के साथ हुआ, लीबिया के साथ हुआ, उनका सारा तेल निकल गया। अभी वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ। और दूसरा जो मसला होता है वो मुसलमान मुल्कों के हथियार होते हैं, यानी जो भी थोड़ा सा ताकत में ऊपर जा रहा होता है या ज़्यादा होता है उसके साथ किसी दूसरे को या तो लड़वा दिया जाता है या उसके हथियार छीन लिए जाते हैं या तल्फ कर दिए जाते हैं। ईरान के साथ अभी यही हो रहा है, इराक के साथ यही बहाना बनाया गया, और जो अफ़गान तालिबान है उनके साथ भी यही लड़ाई है। पाकिस्तान के पास एटमी सलाहियत है और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये कह चुके हैं, अमेरिकन भी कह चुके हैं कि पाकिस्तानियों के पास एटम बम उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो पाकिस्तान की एटमी सलाहियत ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगली बारी पाकिस्तान की आएगी, अगला असर पाकिस्तान के ऊपर आएगा। क्या ये लड़ाई मज़ीद फैल सकती है? देखें, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तो ऑलरेडी लड़ रहे हैं। अगर ये लड़ाई लिंगर ऑन करती है तो तीसरी जंग अज़ीम क्या हो सकती है? सोशल मीडिया पे ये बहस चल रही है और बाद लोग जो हैं वो जो जंगों के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और उन्हें लगता है कि जंगें होनी चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ऑलरेडी लड़ रहा है। रशिया अपने मकासद के लिए सेंट्रल एशिया में और जिस तरफ वो पहले ही बढ़ रहा है उस तरफ मज़ीद कार्रवाई कर सकता है। चाइना ताइवान को कंट्रोल कर सकता है। तो इस किस्म की चीज़ें और खित्ते में और जो तनाज़ात हैं ये अगर बढ़ जाते हैं, सऊदी अरब और यूएई के बीच में भी एक तनाज़ा पैदा हुआ है, अगर ये तनाज़ात कल को ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ भी जा सकती है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।